नमो नमः मित्रों, प्लीज़ संस्कृत से चैनल में आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि सीटेट की परीक्षा बहुत ही शीघ्र है और जो अभ्यर्थी सीटेट में सेकंड लैंग्वेज के रूप में संस्कृत भाषा को चुने हैं उनके लिए संस्कृत भाषा के कुछ प्रश्नों को लेकर डेली उपस्थित होती हूँ। उसी की श्रृंखला की कड़ी में कुछ व्याकरण के प्रश्न हमने पहले वीडियो में उपलब्ध कराए हैं और ये आज दूसरा वीडियो है व्याकरण के प्रश्नों का, जिसमें हम कुछ व्याकरण के मुख्य मुख्य जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको हल करेंगे। देखिए, जो हम प्रश्न दे रहे हैं हम ये नहीं कहेंगे कि यही प्रश्न आएंगे, लेकिन प्रश्नों का रूप यही होगा। हो सकता है कि वहाँ पर कोई और शब्द दिया गया हो, लेकिन प्रश्नों का रूप जो होगा वो यही होगा। तो चलिए प्रश्नों को हल करते हैं। और एक छोटा सा अनुरोध है कि यदि आप मेरे प्रश्नों को हल करने के बाद आपको लगता है कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर करना चाहिए तो अवश्य कीजिएगा। सबसे पहले लाइक सब्सक्राइब शेयर ही कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं इससे आपका कोई नुकसान तो होना नहीं है और मेरा मनोबल थोड़ा सा बढ़ जाएगा, मैं और अच्छा देने का प्रयास करूँगी। चलिए, ये सब तो चीज़ें होती रहेंगी, हम लोग सीधे टॉपिक पर आते हैं। और दूसरी चीज़ और एक बात बता दें कि जो ये वीडियो मैं बना रही हूँ मैं बहुत जल्दी बहुत स्पीड में बोल रही हूँ, तो कुछ लोग को लगता शायद दिक्कत होती होगी। अगर दिक्कत हो रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, थोड़ा स्लो बोलेंगे। मेरा मानना है कि मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी जो है प्रश्नों को उसकी व्याख्या भी हो जाए प्रश्नों की और आपका डाटा भी बच जाए। क्योंकि देखिए इसमें क्या है ना, ये डाटा बहुत से बच्चों के पास डाटा की समस्या होती है। बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, लाइव क्लासेस हैं, इनको ज्वाइन करने में बहुत सारा डाटा चला जाता है। तो मेरा थोड़ा सा अपना मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी करें जिससे डाटा की भी बचत हो जाए और आपको मैटर भी उपलब्ध हो जाए। तो चलिए, सीटेट संस्कृत में जो व्याकरण से प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को हल करते हैं। गद्य पद्य जहाँ तक है वो बाद में उपलब्ध कराएंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप थोड़ा बहुत संस्कृत का अर्थ निकाल लेते हैं तो गद्यांश और पद्यांश से संबंधित जो 10-12 प्रश्न पूछे जाते हैं वो आप आराम से हल कर लेंगे। व्याकरण में ही थोड़ी समस्या होगी, तो इन प्रश्नों को हल करते चलते हैं पहले, उसके बाद हम लोग गद्यांश पद्यांश को भी देख लेंगे। चलिए, प्रश्न संख्या 20 पर रहते हैं। इससे पहले एक वीडियो उपलब्ध कराया है जिनमें 19 तक प्रश्नों को दिया गया है। प्रश्न संख्या 20 है, विचार्य इत्यत्र कहा प्रत्यय है। विचार्य एक शब्द है, विचार्य। इत्यत्र का प्रत्यय, प्रत्यय से भी प्रश्न बनते हैं सीटेट में। कुछ मुख्य मुख्य प्रत्यय हैं, तो प्रत्ययों के बारे में व्याख्या में ही हम लोग जान लेंगे, क्योंकि अलग से प्रत्यय संधि और समास इत्यादि पढ़ेंगे तो बहुत समय लगेगा और इतना टाइम नहीं है कि इतने सब्जेक्ट को छोड़कर आप सीधे संस्कृत पर उसके व्याकरण को पढ़ें। तो चलिए, विचर बी धातु चर, वी उपसर्ग चर धातु और लेप प्रत्यय से मिलकर विचार्य बना है, या बी चार और लेप से मिलकर बना है। यानी बी का अर्थ है बी उपसर्ग, चार का अर्थ है चार धातु और लेप क्या है, प्रत्यय है, इससे मिलकर विचार्य बना है। या बी उपसर्ग चर धातु या प्रत्यय से मिलकर विचार्य बना है। और आखिरी में कहा है कि या फिर बी उपसर्ग चर धातु एवं लेप प्रत्यय से मिलकर विचार्य रूप बना है। ये रूप जो बना है इसमें कौन सा धातु और कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। अगर देखिए धातुओं से प्रत्यय जुड़ते हैं या तो संज्ञा सर्वनाम इत्यादि से जुड़ते हैं। जो धातुओं से जुड़ते हैं वो कृत प्रत्यय होते हैं और जो संज्ञा इत्यादि से जुड़ते हैं वो तद्धित प्रत्यय होते हैं। तो देखिए कहीं कहीं उपसर्ग भी पहले जुड़े होते हैं। तो जो विचार्य शब्द रूप बना हुआ है ये कैसे बनना है, इसमें कौन सा उपसर्ग लगा। तो सबसे पहले आपने देखा कि बी चारों में है। देखिए यहाँ पे बी उपसर्ग लगा है, आपको भी दिख रहा है। तो यानी कि अभी हमको और आगे बढ़ना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब धातु चार कोई धातु नहीं होती है संस्कृत में, पहले यही कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद अगला क्या पूछा है, चार कोई आपकी धातु नहीं होती है। फिर है चर और लेप। पहला ऑप्शन है बी चर और लेप। क्या ऑप्शन है, बी चर और लेप, ठीक है। बी चर, देखिए चर धातु होती है, हो सकता है ये ऑप्शन आपका सही है, लेकिन पहले हम आगे देखिए एक चीज़ और ध्यान में रखिए। पेपर को हल करने में ना, अगर शुरू में ही आपको लग रहा है कि पहले ही उत्तर मिल जाए ना, तब भी उत्तर मिलने के बाद भी आप चारों ऑप्शन को ज़रूर पढ़िए। खास तौर पे सीडीपी में क्या होता है ना कि आपको पहला सही लग रहा है लेकिन हो सकता है कि चौथा उससे भी ज़्यादा सही हो, इसलिए चारों ऑप्शन को पढ़िए। और नहीं, जो आजकल आयोग की नज़र में एक पेपर चेंज कर दिया, वो नहीं को ज़्यादा हाईलाइट करा नहीं देता, लोग स्पीड में नहीं को नहीं पढ़ते हैं और फिर आंसर पूरा गलत हो जाता है।
तो बहुत धैर्यता के साथ पेपर देना है आप लोगों को, ये चीज़ भी दिमाग में रखिएगा, क्योंकि धैर्यता भी एक नंबर बढ़ाती है। तो बी चर धन लब, ठीक है। आगे देखते हैं, बी चार धन लब, तो हमने पहले ही बताया चार कोई धातु नहीं थे, बी पहले ही कटा था। ये चर भी कोई धातु नहीं थी, पहले ही कटा था। और लय कोई प्रत्यय नहीं होता है, तो ये भी कट गया। बचा आपका क्या, ऑप्शन नंबर ए। जब आपको नहीं आए प्रश्नों के उत्तर, तो कुछ इस तरीके से पहले गलत प्रश्नों को काटने का प्रयास किया करिए गेस लगाने पे, है ना। ऐसे तुक्का मत मार दिया करिए, थोड़ा सॉल्व करने का प्रयास किया करें। तो आपका देखिए बी उपसर्ग चर धातु और ले प्रत्यय से आपका क्या बना है, विचार्य रूप बना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 कह रहा कि केतुम क्रेतुम इत्यत्र कह प्रत्यय। एक शब्द है क्रेतुम, यानी खरीदने के लिए के अर्थ में तुम धातु का प्रयोग होता है। इत्यत्र कह प्रत्यय, यहाँ पर कौन सा प्रत्यय प्रयोग हुआ है, इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है क्रेतुम में? क्या क्रे धातु तुमुन प्रत्यय लगा है, या क्री धातु में तुमुन प्रत्यय लगा है, या फिर कीड़ धातु में तुमुन प्रत्यय लगा है, या क्रे धातु में तुम प्रत्यय लगा है। तो एक चीज़ आप ध्यान में रखिए कि तुम कोई प्रत्यय नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर डी आप काट दिए। अब आपका आधा प्रश्न सॉल्व हो गया। अब आपको जो है क्या है, तीन ही में चुनना है ना। तो आप तीन में चुनोगे, अगर तुक्का भी लगाएंगे तो आपको जो है प्रश्न सही होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है, क्रे, और इसमें भी तुम उन्हें, इसमें भी तुम उन्हें, इसमें यानी तुम उन प्रत्यय है। अब धातु किस में सही है ये देखना, है ना। किसमें धातु सही है आपको ये देखना है। तो आप देखियो, क्रे जो होता है ना, वो कोई धातु नहीं होती है। क्रे जो होती है वो कोई धातु नहीं होती है। यहाँ पे क्री है, अब क्रीण बचा। अब क्रीण भी कोई धातु नहीं होती, आपका क्या बचा, क्री धातु में तुमुन प्रत्यय, तो क्री तुम रूप बनेगा। तुमुन प्रत्यय जिस धातु के साथ जुड़ता है, तुमुन प्रत्यय का जब जुड़ता है तो उसका सिर्फ तुम ही जोड़ा जाता है, तुम ही शेष बचता है। सरल भाषा में समझो तो जैसे खाद तुम, है ना। तो इस तरीके से पठ तुम, इस तरीके से कि जिस भी धातु के साथ जुड़ेगा उसमें जो तुमुन प्रत्यय उसका तुम ही शेष बचता है, बाकी सब लोप हो जाता है। और आगे के शब्दों का सरल भाषा में समझिए कि अगर मतलब हम ज़्यादा टेक्निकल बताएंगे तो हो सकता है कुछ लोग ना समझ सके, इसलिए हम सरल भाषा में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। 22 देखिए, प्रश्न संख्या 22। गम धन तुम इत्यत्र किम समीचीनम। अब हमने बताया था तुम उनका क्या शेष बचता, क्या गंतुम होगा, क्या गमितुम होगा, क्या गम्यतुम होगा, या गम्यतुम होगा। क्या सही होगा, गंतुम सही होगा, गम्यतुम सही होगा, गमतुम सही होगा, या गम्यतुम सही होगा। तो देखिए गमितुम, गम पूछा गया है, तुम में कहाँ से आ गया, ये बिल्कुल गलत है। गम्यतुम ये भी गलत देखने से लग रहा है, गम्यतुम लग रहा है, बल्कि जो है माँ को ना हो जाता है और तुमुन प्रत्यय का शेष बचता है तुम, तो गंतुम रूप बनता है। गम धातु जाने के अर्थ में होती है। गम धातु को गच्छादेश होता है, गच्छति गच्छता इस तरीके से रूप चलता है। तो गम धातु में माँ को ना हो जाता है और तुम का शेष बचता है, तो गंतुम रूप बनता है। चलिए देखिए, ये बहुत संस्कृत वाली भाषा में आपको नहीं समझा रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है कि यहाँ पे अच्छे लोग भी जुड़े हों जिनको संस्कृत को अच्छा नॉलेज है, तो वो लोग थोड़ा सा इसको इग्नोर करिए, क्योंकि मेरा लक्ष्य है ना कि सीटेट का जो अभ्यर्थी है, मान लो ग्रेजुएट नहीं है, बहुत अच्छे उसके संस्कृत से अध्ययन नहीं किया है, लेकिन इंग्लिश भी उसके अच्छी नहीं, सेकेंड लैंग्वेज के रूप में उसने संस्कृत चुना है, तो उसके लिए थोड़ा कठिनाई होगी अगर हम बहुत ज़्यादा साहित्यिक भाषा में समझाएंगे। तो इसीलिए बहुत आसान भाषा में हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि पेपर हमें सॉल्व करने कैसे है ये बता रहे हैं। पीत्वा इत्यत्र कह प्रत्यय। पीत्वा शब्द है, इसमें कौन सा प्रत्यय है, पी धन कत्व प्रत्यय है, पा धन कत्व प्रत्यय है, पिब धन कत्व प्रत्यय है, अथवा ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है पी धन त्वा प्रत्यय है। तो डायरेक्ट प्रत्यय देखिए, डायरेक्ट त्वा नहीं जुड़ जाता है, उसका कुछ किसी चीज़ का लोप होता है, उसको लोप करके कुछ ही अंश बचता है प्रत्यय का, ये भी ध्यान में रखिए। तो पीता है बना है रूप, तो यहाँ पे देखिए त्वा कोई प्रत्यय नहीं होता है, इसको काट दीजिए। बी धातु धन कत्वा प्रत्यय, तो ये भी गलत है, पी कोई धातु नहीं है। उसके बाद आपका है पा ता धातु कृत्य प्रत्यय, है ना।
आपके क्या है, पा धातु कत्या प्रत्यय और पिब कत्वा। तो जो है देखो पा धातु में कत्या प्रत्यय मिल करके पा धातु में कत्वा प्रत्यय मिल करके पीत्वा रूप बनता है। और एक चीज़ और आप ध्यान में रख लीजिए कि ये जो पा धातु है ना, इसको पिब आदेश हो जाता है। पा धातु को, ये भी प्रश्न बन सकता है कि पा धातु को क्या आदेश होता है, तो पिब आदेश हो जाता है। यहाँ पे पिब लिखा है जो, यहाँ पे ऐसे हलंत रहेगा, तो पा धातु को पिब आदेश हो जाएगा। इस तरह से रूप बनता है पिबती पिबता पिबंती। लेकिन मूल धातु क्या है, पा धातु में, और प्रत्यय क्या जुड़ेगा, कत्वा प्रत्यय जुड़ेगा, तो बचेगा क्या, पीत्वा आपका, है ना। इसको बड़े ही हो जाता है, पीत्वा रूप बनता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 24। रक्षणीय इत्यत्र कहा प्रत्यय। रक्षणीय में कौन सा प्रत्यय है, अनियर प्रत्यय, अनीय प्रत्यय है, अनियर प्रत्यय, अनिया या अनियाह। अनिया कोई प्रत्यय नहीं होता, अनिया भी कोई प्रत्यय नहीं है, अनीय भी कोई प्रत्यय नहीं है। तो रक्षणीय जो है इसमें अनियर प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है आपका, अनियर प्रत्यय है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 25। विवेकी इत्यत्र कहा प्रत्यय। विवेकी में कौन सा प्रत्यय, इनी प्रत्यय है, ई प्रत्यय है, की प्रत्यय है या इनी प्रत्यय है। विवेकी में कौन सा प्रत्यय है, तो विवेकी प्रत्यय में इनी प्रत्यय है। और ये जो है आपका तद्धित प्रत्यय का एक प्रत्यय है, रूप है इनी प्रत्यय। मुख्य रूप से प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, तद्धित और कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। मुख्य रूप से प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, तद्धित और कृत। कृत प्रत्यय क्या होते हैं, वो धातुओं से जुड़ते हैं, और तद्धित प्रत्यय वो जो है शब्दों से जुड़ते हैं, संज्ञा सर्वनाम इत्यादि से जुड़ते हैं। तो इन्हीं विवेकी देखिए, विवेकी विशेषण शब्द है ना, तो विशेषण शब्द में इन्हीं प्रत्यय जुड़ा है, क्योंकि आपने देखा ये धातु तो है नहीं विवेकी, है ना, तो इसलिए यहीं से आप अंदाजा लगा रहे हैं विशेषण शब्द है। तो इसमें जो है पहली बात तो आपका कहीं भी ये धातु वाला प्रत्यय जुड़ेगा नहीं। और यहाँ पे कौन सा प्रत्यय होगा, विवेकी में इन्हीं प्रत्यय होगा। अब सस धन इन इत्यत्र किम समीचीनम। सस धन इन, इसमें पूछा जा रहा है कि सस में इन प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या रूप बनेगा। ससिनु, ससी, ससिनः, ससी निम, क्या सही बनेगा। सस धन इन इत्यत्र क्या समझ, इनको जोड़ेंगे, सस को इन से जोड़ेंगे तो क्या समीचीन होगा, इसके जोड़ करके कौन सा रूप बनेगा, ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। इसको जोड़ करके आपका ससी रूप बनेगा। क्या बनेगा, ससी। कौन सा रूप बनेगा आपका, ससी रूप बनेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 करा कि त्यागी इत्यत्र कहा प्रत्यय। आज के जो प्रश्न है वो सब प्रत्यय पर हैं। तो ऐसे ही एक दिन प्रत्यय, एक दिन संधि, एक दिन समास, इस तरीके से रहेगा। तो आपको जितना व्याकरण से जितनी चीज़ें पूछी जाती हैं वो क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा माइंड में होता क्या है कि जब आपको थोड़ा बहुत भी पता रहता है तो आप गेस लगाने के कर सकते हैं, गेस भी लगा सकते हैं। अब बिल्कुल नहीं पता होता है तो आपको फिर वही होता है कि अंधेरी नगरी में झोंकना है, इस टाइप का काम हो जाता है। त्यागी इत्यत्र कहा प्रत्यय है। त्यागी में कौन सा प्रत्यय है, इनी प्रत्यय है, ई प्रत्यय है। अभी आपने विवेकी पढ़ा था, यहाँ त्यागी पूछा गया है। अब इसमें गेस लगाइएगा कौन सा हो सकता है। इन, ई, डीप, इन, कौन सा प्रत्यय है त्यागी में। त्यागी में कौन सा प्रत्यय है, तो त्यागी में आपका ई प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, ई प्रत्यय है। लेकिन विवेकी और इस तरीके के जो शब्द होंगे उसमें कौन सा प्रत्यय होगा, इनी प्रत्यय होगा। और आपका त्यागी में कौन सा प्रत्यय है, ई प्रत्यय है। त्यागी में कौन सा प्रत्यय, इनी प्रत्यय है, सॉरी ई गलत है। त्यागी में कौन सा प्रत्यय है, इनी प्रत्यय है। और अभी विवेकी पढ़ा था उसमें भी कौन सा प्रत्यय था, इनी प्रत्यय था। तो इस तरह के त्यागी, विवेकी, इस तरीके के शब्द देखिए तो ज़्यादातर उसमें अब मान के चलिए कि कौन सा प्रत्यय होगा, इन प्रत्यय होगा। 99 जगहों पर 99% ये सही हो। चलिए 28 प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 28। वृद्धोपसेवी इत्यत्र कहा प्रत्यय। वृद्धोपसेवी इत्यत्र कहा प्रत्यय, फिर ई है यहाँ पे, ई प्रत्यय, ईक प्रत्यय अथवा इनः प्रत्यय अथवा ईन प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय होगा, अभी बताइए। अभी आपने पढ़ा था एक प्रत्यय के बारे में, कौन सा प्रत्यय है। तो अभी इनः प्रत्यय पढ़ा था, विवेकी, है ना, विवेकी हुआ आपका,
वृद्धोपसेवी हुआ, त्यागी हुआ, इन सब में कौन सा प्रत्यय होगा? इन्हीं ही प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय होगा? इन्हीं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आप पकड़ पा रहे होंगे आप प्रत्यय के बारे में कुछ। प्रश्न संख्या 29। प्रश्न संख्या 29 कह रहा है कि अर्थी नाम इत्यत्र कः प्रत्ययः? अर्थधन इन, अर्थधन इनाम, अर्थधन इनि, अर्थधन इनि। क्या होगा? अर्थधन इनि, अर्थधन इनि, अर्थधन इनाम, अर्थधन इन। कौन सा प्रत्यय होगा अर्थी नाम में? अब देखिए यहाँ पे रूप बदल गया है, अब वो आपका नहीं लागू होगा जो अभी तक पढ़ते चले आए हैं, है ना। वो आपका नहीं लागू होगा जो आप तक पढ़ते चले आए हैं। लोग ऑप्शन बदल दिए होंगे, बिल्कुल गलत है। वो भी इन्हीं ही प्रत्यय है, अर्थ धातु में इन्हीं ही प्रत्यय जोड़ करके अर्थी नाम बनेगा। अभी तक आपने देखा विवेकी, वृद्धोपसेवी, इस तरीके से प्रत्यय बने जो है इन्हीं ही प्रत्यय जोड़ने पर, है ना। लेकिन अभी आपने एक दूसरा देखा, एक यूनिक चीज़ कि अर्थी नाम में भी इन्हीं ही प्रत्यय जुड़ा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30 कर रहा है कि लब्धुम इत्यत्र कः प्रत्ययः? लब धातु तुम प्रत्यय, लब धातु तुम प्रत्यय, लब धातु तुमुन प्रत्यय, लाभ धातु तुम प्रत्यय। तो देखिए लाभ कोई धातु नहीं है, तुमुन प्रत्यय तो है। पहले तो ये देख लीजिए, तुम कोई प्रत्यय नहीं है और लब कोई प्रत्यय। अभी आप अगर ऊपर अपने तुमुन प्रत्यय पढ़ा था, धातु के साथ जुड़ता है तुमुन प्रत्यय, है ना। अब देखिए तो अब बचा क्या? ऑप्शन नंबर सी आपका, लब धातु में तुमुन प्रत्यय जोड़कर लब्धुम रूप बनेगा, लब्धुम रूप बनेगा, है ना। क्या रूप बनेगा? लब्धुम रूप बनेगा। चलिए लब का अर्थ होता है प्राप्त करना। चलो त्यज धातु में कत्य प्रत्यय किम समीचीना? त्यज धातु प्लस कत्वा प्रत्यय इत्यत्र का समीचीना, यानी कह रहा है कि त्यज धातु में अगर कत्वा प्रत्यय जोड़ा जाएगा तो क्या रूप बनेगा? क्या त्यजत्वा बनेगा, क्या त्यजित्वा बनेगा, क्या त्यागित्वा बनेगा, या त्यक्त्वा बनेगा? तो त्यज धातु में जब कत्या प्रत्यय जोड़ोगे तो आपका रूप क्या बनता है? त्यक्त्वा। क्या रूप बनता है? त्यक्त्वा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 32। प्रश्न संख्या 32 कह रहा है कि दृष्ट्वा इत्यत्र कः प्रत्ययः? दृश्य धातु कत् प्रत्यय, दृश्य धातु कत्वा प्रत्यय, दृश्य धातु तुमुन प्रत्यय, दृश्य धातु त्वा प्रत्यय। तो सबसे पहले देखिए त्वा प्रत्यय कोई प्रत्यय नहीं होता, हमने बताया। तो सबसे पहले आप इसी को काट दीजिए। फिर दृश्य धातु तुमुन प्रत्यय होता है, दृश्य धातु कत्या प्रत्यय, कत्वा प्रत्यय भी होता है, दृश्य धातु कत प्रत्यय तो कत भी होता है। अब यहाँ पूछा है कि दृष्ट्वा में कौन सा प्रत्यय है? यहाँ पे क्या पूछा है कि दृष्ट्वा में कौन सा प्रत्यय है? तो कत्वा में ता शेष बचता है, कत्वा प्रत्यय का लोप हो जाता है लसक तद्धित से, और ता ही शेष बचता है। तो यहाँ पर देखिए ता है नहीं अंत में दृष्टवा में, तो यह आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब कत्वा में क्या पढ़ा था? क्या था? ता और वा शेष बचता है। तो दृश्य धन कत्वा, यही आपका सही हो जाएगा, क्योंकि तुमन में तुम शेष बचता है और तुम यहाँ देखिए दृष्टवा में कहीं है नहीं पीछे, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा और ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अच्छा, बहुत ज़्यादा जो है हम इस पर चर्चा प्रत्ययों को बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं, इसलिए कि आपको प्रश्न कैसे हल करना है ये हम तरीका बता रहे हैं, है ना। क्योंकि आप भी समझ सकते हो इस चीज़ को कि अगर बाकी पढ़ना होगा तो आगे वीडियोज़ उपलब्ध है मेरे उसमें आप जाइएगा वीडियोज़ में, उसमें बहुत सारे प्रत्यय इत्यादि पढ़ाए हैं। क्रेतुम इत्यत्र कः प्रत्ययः? क्रेतुम इसमें कौन सा प्रत्यय है? क्री धातु वत प्रत्यय, क्री धातु तुमुन प्रत्यय, क्री धातु त्व प्रत्यय, क्री धातु तुमुन प्रत्यय। तो हमने पहले ही बताया था आपको कि देखिए वत कोई प्रत्यय नहीं है, त्वा कोई प्रत्यय नहीं है, दो कट गए। अब आपके दो बचे, क्री धातु और तुमुन प्रत्यय और क्री धातु और तुमुन प्रत्यय। तो धातु आपकी जो है ना वो क्री नहीं होती है बल्कि क्री होती है। कौन सी धातु होती है? क्री नहीं होती है। ये बी नंबर गलत है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। क्री धातु होती है, ये वाली क्री नहीं होती बल्कि ये वाली क्री धातु होती है ना। क्रेतुम रूप बनता है, क्रेतुम मतलब खरीदना। चलो खरीदने के लिए तुमुन प्रत्यय जिस धातु से जुड़ता है उसमें उसको के लिए का अर्थ देता है। तुमुन प्रत्यय जो है वो के लिए का अर्थ देता है। जैसे तुम पढ़ने के लिए, क्रेतुम खरीदने के लिए, इस तरीके से।
चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 34। प्रश्न संख्या 34 कह रहा है मतिमान, क्या कह रहा है? मतिमान इत्यत्र कः प्रत्ययः? मतिमान इत्यत्र कः प्रत्ययः? मतिधन तुम प्रत्यय, मतिधन मत प्रत्यय। अगला ऑप्शन देखते हैं। मतिधन मान प्रत्यय, मतिधन मान प्रत्यय, मतिधन वत प्रत्यय, मतिधन मत प्रत्यय, मतिधन मतु प्रत्यय। मतिमान, मतिमान में कौन सा प्रत्यय है? तो मतिधन मान ये तद्धित प्रत्यय का एक प्रत्यय है, एक भेद है। मतिधन, मत कोई प्रत्यय नहीं है, वत कोई प्रत्यय नहीं, मान भी कोई प्रत्यय नहीं है। मतुप एक प्रत्यय है और मतुप में पा का लोप हो जाता है ना। और यहाँ पर जो है इसका भी लोप हो जाता है। यहाँ पर आ बसता है, यहाँ पर आ, और यहाँ पर मतिमान में आन जुड़ता है, आन मान जुड़ता है, आन मान जुड़ता है। तो यहाँ पे देखिए मतिमान है, तो इसलिए मतिधन तुम प्रत्यय, और वो मतु प्रत्यय में मान आन जुड़ता है, मान आन, इसमें सबका लोप हो जाता है। सीधी प्रक्रिया से मान बचेगा शेष या आन शेष बचेगा। किसी धातु में आन जुड़ेगा, किसी में मान जुड़ेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 35। प्रश्न संख्या 35 कह रहा है कि आनेतव्यम इत्यत्र कः प्रत्ययः? तव्यत प्रत्यय, तव्यत प्रत्यय, तव्य प्रत्यय, तव्यन प्रत्यय। आनतव्यम, तो इसमें आपका तव्यन नहीं होगा, इसमें आपका तव्यत प्रत्यय होगा। तव्यत एक प्रत्यय है और जिस धातु के साथ जुड़ता है तो तव्य इसका शेष बचता है। क्या शेष बचता है? इसका खाली तव्य शेष बचता है। जो ये हलंत वाला ता है इसका लोप हो जाता है, खाली इसका तव्य शेष बचता है। अनेतव्यम में देखिए लिखा हुआ है, अनतव्यम नपुंसक लिंग में है, इसका रूप बना अनतव्यम, इसलिए अनतव्यम हो गया है। यहाँ पर आपका तव्यत प्रत्यय सही होगा। प्रश्न संख्या 36 देखिए। प्रश्न संख्या 36 कह रहा है धैर्य धन मतुप विकल्पेषु किम समीचीनः? धैर्य में मतुप प्रत्यय, और मतुप प्रत्यय में हमने क्या बताया था? मान आन शेष बचता है। तो देखिए मान आन जिसमें हो, धैर्यमान, धैर्यमान्य, धैर्यवान या धैर्यवन, क्या सही होगा? आन मान दोनों शेष बचता है। तो इसमें आन मान वान इस तरीके से हो जाता है रूप। तो धैर्य धन मान तो होगा नहीं, धैर्य धन मान्य भी नहीं होगा, धैर्यवन भी नहीं होगा। तो क्या रूप सही है दिख रहा है आपको? धैर्यवान। तो मतलब प्रत्यय जुड़ा तो धैर्यवान रूप आपका बनेगा। नमो नमः मित्रों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं। थोड़ा सा देखिए प्रत्यय के प्रश्न थे तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगे होंगे, लेकिन प्रत्यय से भी आपके 2-4 नंबर के प्रश्न बनते। जो पैराग्राफ पूछे जाते हैं ना, उन्हीं से ही दे दिया जाता है। कुछ प्रत्यय तो होते हैं क्योंकि प्रत्यय इत्यादि को जोड़कर ही तो शब्द के निर्माण होते हैं वाक्यों के। तो उसमें जो प्रत्यय कत्वा मतुप इस टाइप के जो प्रत्यय पूछे गए रहते हैं गद्यांश या पद्यांश में, उसको दे दिया जाता है और पूछा जाता है कौन सा प्रत्यय है, या ऐसे पूछ लिया जाता है इसमें कौन सी धातु कौन सा प्रत्यय, जैसे आपने देखा। तो इस तरीके से जो है आज थोड़ा सा 10-12 प्रश्न इस प्रत्ययों का करा दिया गया। इसको थोड़ा आप देख लीजिएगा। और इसके बाद हम जो है संधि समास इत्यादि जो व्याकरण के जहाँ जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं इजी रूप में, बहुत ज़्यादा टफ तो पूछा नहीं जाता व्याकरण, और गद्यांश पद्यांश से ही काफ़ी समस्या हल हो जाती है। तो वहाँ से हम प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे। नमो नमो नमः संस्कृता। यदि आपको लगता है कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना चाहिए तो अवश्य करिएगा। नमो नमः मित्रों।